Hello everyone, this is Aditi Pal, final year student from एम्स नागपुर। और मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया से बिलोंग करती हूँ, गया बिहार। तो पिछले बार हमने जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर है उसमें हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया था और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हमने सारे देख लिए थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि succulents are known to keep their stomata closed during the day to check transpiration. How do they meet their photosynthetic CO2 requirements? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं वो अपने स्टोमाटा को क्लोज रखते हैं डे में, ताकि वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ना करें, यानी कि एक्सेस वाटर लूज ना करें। वो डेजर्ट में हम सक्यूलेंट प्लांट्स डेजर्ट में मिलते हैं, तो वो ज्यादा वाटर लॉस ना हो तो वो अपना स्टोमाटा क्लोज रखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर स्टोमाटा क्लोज्ड होगा तो फोटोसिंथेटिक CO2 कहाँ से आएगा, यानी CO2 कहाँ से मिलेगा प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं सक्यूलेंट्स, ये बेसिकली क्वेश्चन हमारा पूछना चाह रहा है। तो जो सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, ठीक है, वो स्टोमाटा क्लोज रखते हैं ड्यूरिंग द डे टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ये हमने देख लिया कि डेजर्ट में कॉमनली सक्यूलेंट प्लांट्स मिलते हैं जहाँ पानी नहीं होती है, तो ट्रांसपिरेशन उनको नहीं चाहिए, तो वो अपना स्टोमाटा क्लोज रखते हैं ड्यूरिंग द डे। तो ये ड्राई और जीरिक कंडीशंस, तो ड्राई और जीरिक कंडीशंस में हमें सक्यूलेंट प्लांट्स मिलते हैं, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर तो इनका स्टोमाटा क्या होता है, तो इनका स्टोमाटा जो है वो अडेप्टेड होता है कि वो सिर्फ रात में ही खुलता है। तो उनका स्टोमाटा नाइट टाइम में खुला रहता है और दिन भर में क्योंकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो सकता है सनलाइट के वजह से, तो बंद रहता है। तो जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो रात को लेके उसका फिक्सेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। तो रात में उन्होंने अपना स्टोमाटा खोल दिया और CO2 ले लिया और उसको फिक्स करके रख लिया इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। और जब सुबह हो जाएगी यानी दिन का समय होगा, तो वो उस मैलिक एसिड को यूज करके वो ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लेंगे। यानी फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस का जो मेन एम था हमारा, वो था सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्लांट। ठीक है, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये है मेन एम फोटोसिंथेसिस का। अब वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से होगा। तो जैसे नॉर्मल प्लांट्स में दिन में CO2 लेते हैं, तो ये प्लांट्स दिन में तो नहीं ले पा रहे हैं, तो ये रात में CO2 को लेके मैलिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब दिन हो जाता है तो ये मैलिक एसिड को वो एंजाइम्स के हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो हमारा बेसिक जो नीड है फोटोसिंथेसिस का, वो तो ये प्लांट्स भी कर ले रहे हैं। तो कोई बात नहीं अगर दिन में इनका स्टोमाटा क्लोज रहता है, क्योंकि इन्हें ट्रांसपिरेशन को चेक करना रहता है, यानी ट्रांसपिरेशन इनको उतना नहीं चाहिए। फिर हम आते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो क्लोरोफिल ए है इज द प्राइमरी पिगमेंट फॉर लाइट रिएक्शन, व्हाट आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड व्हाट इज देयर रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन एक डेटा बताता है कि क्लोरोफिल ए जो है वो प्राइमरी पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। तो ये हमें पता चल गया। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स पहले हैं कौन कौन से, तो हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एक्सेसरी मतलब फोटोसिंथेसिस में असिस्ट कर रहे हैं। मेन रोल तो क्लोरोफिल ए पे प्ले कर रहा है, पर जो बाकी एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो असिस्ट कर रहे हैं इन फोटोसिंथेसिस, जिसमें आता है क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं कौन कौन से, तीन है हमारे पास, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स।
तो तीन है हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स। अब ये एक्सेसरी पिगमेंट्स पता चल गए, अब इनका रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि मेन काम तो क्लोरोफिल ए ही कर रहा है। तो ये क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स आखिर क्या कर रहे हैं? तो ये क्या कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स फ्रॉम द सनलाइट एंड पास देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। यानी कि ये भी जो है क्लोरोफिल, जो हमारा क्लोरोफिल ए है वो लाइट ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उनके साथ साथ ये असिस्टेंट्स की तरह डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और क्लोरोफिल ए को उस एनर्जी को पास कर रहे हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। और ये जो क्लोरोफिल ए है उसके फोटो ऑक्सीडेशन, यानी कि सनलाइट से जो उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्लोरोफिल ए का डैमेज हो सकता है, उसको भी ये एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इनका हमारा दो काम हो गया। पहले तो ये हेल्प कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए को असिस्ट कर रहे हैं इन एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, और एनर्जी भी सप्लाई कर रहे हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। इसके साथ साथ फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए को भी प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी प्रोटेक्शन की तरह एक्ट कर रहे हैं ऑफ क्लोरोफिल ए। तो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये हो गया हमारा रोल ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स। अब हम आते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। Do reactions of photosynthesis called as dark reaction need light? एक्सप्लेन करना है हमें। तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस में एक डार्क रिएक्शन होता है और एक लाइट रिएक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डार्क रिएक्शन आपने नाम रख तो दिया, पर क्या इस डार्क रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं है? तो ये हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले डार्क रिएक्शन होता क्या है? तो डार्क रिएक्शन जो है एक्चुअल बायोसिंथेटिक फेज है, यानी पहले तो लाइट रिएक्शन होता है, फिर डार्क रिएक्शन होता है और फाइनली जाके हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होता है टू फॉर्म ग्लूकोज बाय ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो एटीपी और एनएडीपीएच तो हमारा लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शंस के एनएडीपीएच जो है वो प्रोड्यूस हो गए, तो निकलेगी अब वो ही हम डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे ताकि हम CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो हम तो ये जो एनर्जी है वो डार्क रिएक्शन में यूज होगी, जो हमें कहाँ से मिली? तो हमें लाइट रिएक्शन से मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है ये तो हमारे लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि हमारा सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, पर ये डिपेंडेंट है तो किस पे है? ये डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पे, क्योंकि जब तक लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे तब तक डार्क रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा। यानी कि हमें इतना पता चला कि जो हमारा डार्क रिएक्शन है उसको सनलाइट से कोई मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट है, पर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंडेंट है? सनलाइट पे। पर डायरेक्टली अगर हमसे पूछा जाए कि क्या डार्क रिएक्शन सनलाइट अगर ना हो तो भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, अगर प्लांट ने पहले लाइट रिएक्शन कर लिया हो, अगर वो उसने पहले लाइट सनलाइट में वो प्लांट रखा गया हो, तभी हमारा डार्क रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन तो हमें चाहिए ही चाहिए डार्क रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ आर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रिलेटेड टू ईच अदर? अब हमसे पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या लिंक है, यानी कि कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर ग्लूकोज इन द फॉर्म
ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज के साथ, और इन द फॉर्म ऑफ शुगर, यानी कि ग्लूकोज ही कहना चाहता है ये। सो फोटोसिंथेसिस में प्लांट सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं टू फॉर्म ऑक्सीजन और एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में उल्टा होता है। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंबाइन होता है विथ फूड स्टफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें जो है केमिकल एनर्जी जो है लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं हम। और वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि फोटोसिंथेसिस से हमारा जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस है, और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन रहता है और एनर्जी विच इज यूज टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज के लिए वो एनर्जी जो है वो यूज हो रही है। ठीक है, हमें इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद अब क्या कनेक्शन है, तो आप देखिए जो फोटोसिंथेसिस है उससे ग्लूकोज बन रहा है, जबकि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज यूज हो रहा है। यानी जो ग्लूकोज बना वही सेल्यूलर रेस्पिरेशन में यूज हुआ फॉर मेकिंग एटीपी एंड कैरिंग आउट हमारा लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज। ठीक है। टूट रहा है, यानी कि हम देख सकते हैं जो रेस्पिरेशन था उसमें जो हमारा जो भी फूड स्टफ है उसके साथ ऑक्सीजन मिलके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। यानी कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उस दूसरे रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। तो ये दोनों रिएक्शंस इंटरलिंक्ड है। उसके बाद इट हेल्प्स टू रिलीज एंड स्टोर एनर्जी। तो पहले हमारा जो रेस्पिरेशन है वो एनर्जी रिलीज करेगा, जबकि हमारा फोटोसिंथेसिस जो है उससे हमारा शुगर बनेगा, यानी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है। उसके बाद इट मेंटेन्स द एटमॉस्फेरिक बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन्ड कैसे रहेगा? तो फोटोसिंथेसिस से हमारा जो है ऑक्सीजन रिलीज होगा, और वही ऑक्सीजन दोबारा यूटिलाइज किया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और फिर हमारा क्या रिलीज होगा रेस्पिरेशन से? CO2 रिलीज होगा। यानी इस तरह से हम देखें तो जो बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो हमारा अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा जो हमारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो हम लिंक सोच रहे थे कि ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे से लिंक्ड कैसे हैं। तो ये है हमारे रीजंस कि इन इन रीजंस की वजह से ये दोनों प्रोसेसेस आपस में लिंक्ड हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। If a green plant is kept in dark with proper ventilation, can this plant carry out photosynthesis? Can anything be given as supplement to maintain its growth or survival? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि ये ग्रीन प्लांट है, उसको आपने डार्क में रख दिया। प्रॉपर वेंटिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे क्या कहना चाहते हैं ये कि एयर प्रॉपरली उसको मिल रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इसके बाद कैन दिस प्लांट, तो ये क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? और अगर नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है तो कुछ सप्लीमेंट दे सकते हैं कि इसका सर्वाइवल जो है। एक प्लांट डार्क में प्रॉपर वेंटिलेशन, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये हमने मिलता रहेगा, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। पर क्या सनलाइट मिलेगा डार्क रूम में? नहीं मिलेगा, ऑब्वियस तो नहीं। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नो फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है तो प्लांट कहाँ से अपना फूड सिंथेसाइज कर पाएगा? पर अगर हम इसका चाहें तो इसका सर्वाइवल को हम मेंटेन कर सकते हैं, अगर हम इसे जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करें। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर
से ये प्लांट थोड़ा इसका सर्वाइवल मेंटेन तो हो जाएगा, पर इवेंचुअली जो है प्लांट मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा, शुगर बना नहीं पाएगा, एनर्जी मिलेगी नहीं प्लांट को, तो कैसे सरवाइव कर पाएगा? थोड़ा पानी देके आप उसको उसका सर्वाइवल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं, पर इवेंचुअली जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Photosynthetic organism can receive out photosynthesis under these conditions। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ओशन है, ठीक है, आप ओशन को इमेजिन करिए। ओशन के डिफरेंट लेवल्स पे हमारे डिफरेंट प्लांट्स रहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट हमारा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म तो क्या किस ज्यादा तो कर लिए कि रहा है। क्वेश्चन नंबर डिफरेंस हमारे जो भी हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो लाइट है वो डीप इन द ओशन तो नहीं जा पाएगी, तो जो सबसे डीप में है वहां पे सबसे कम सनलाइट पहुंचेगी। तो इतना में समझ में आ रहा है। तो इन प्लांट्स ने कैसे अडेप्ट किया है ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर दें। तो इन प्लांट्स का क्या अडेप्टेशन है? तो इनके पास जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो हमने देखा था कि जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं तो इनके पास डिफरेंट एबिलिटीज हैं ताकि ये जो हमारा डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट अंडर डिफरेंट लाइट कंडीशंस, यानी जितनी कम लाइट पहुंच रही है उतना ही वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर भी वो एब्जॉर्ब तो कर पाएंगे। तो इन एक्सेसरी पिगमेंट मदद ओशन, फिर हम द ओशन करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मिलती है कि उनके पास एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इन एब्जॉर्बिंग रेडिएशन ऑफ ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी हमारे फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द कैनोपीज थिक ना, कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि हमारे पास जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे बहुत थिक कैनोपीज होती हैं, और इन थिक कैनोपीज के वजह से जो नीचे के प्लांट्स हैं उनको सनलाइट, तो हमारा बेसिक कॉमन सेंस है। तो हमारे ये प्लांट्स जो हैं कैसे फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं? तो जो प्लांट्स हैं जो फिल्टर्ड लाइट को रिसीव करते हैं, उन्होंने ये बहुत दिन से फिल्टर्ड लाइट को रिसीव कर रहे होंगे, तो इन्होंने क्या किया, वो कुछ बदल नहीं सकते तो इन्होंने खुद को ही बदल लिया, यानी कि इन्होंने इवोल्यूशन तो इवॉल्व कर लिया, इवोल्यूशन हुआ इनमें कि ये फोटोसिंथेसिस को लो लाइट कंडीशंस में भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इन्होंने ऐसे अडैप्ट कर लिया कि हमें भेजा फोकल पिगमेंट्स। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि
एक्सेसरी पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। वैसे ही हमारा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स शेड में आ गए हैं ऊपर थिक कैनोपी की वजह से, उन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अच्छे से कर लेते हैं, ऐसे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया। कैसे किया? तो उन्होंने अपने पास जो कैरोटिनॉइड और जैंथोफिल होते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा ली, और ये जो पिगमेंट्स वेवलेंथ इनेबल द यूटिलाइजेशन ऑफ अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ इनकमिंग लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी जितना तो कैनोपी को सनलाइट मिल रही है उससे कम इन प्लांट्स को मिल रही है, फिर भी इन्होंने ऐसे इवॉल्व किया कि हमें जितना मिल रहा है उससे ही हम मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो जैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स को इन्होंने बढ़ा दिया, और इससे ये जो है हमारे जो है फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। तो ऐसे इन्होंने ये तो कोई काट और ना ही स्किल बदलेगा, तो इन्होंने सॉल्व लिया ताकि उनमें कैरी कर सके। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन ए, व्हाट कंडीशंस टू फंक्शन एज एन ऑक्सीजनेस, एक्सप्लेन द इंश्योर। ऑक्सीजनेस नहीं है वो हमारा ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो नहीं करता है, तो कब शो करेगा हमारा रुबिस्को जो है ऑक्सीजनेस का एक्टिविटी? तो ऑक्सीजनेस का एक्टिविटी शो करने के लिए जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो कम होनी चाहिए, और ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी किसी को भी शो करनी है, यानी तो जो हमारा इन्वायरमेंट है पढ़ना जनरेशन होना चाहिए, जो है वो होनी चाहिए, उसकी जो है वो होगी। जो हमारा पहले फोस्फोरिक एसिड बन रहा था हमारा, इसको हमारा फोस्फोडाइरुवेट किसके हम जो 2 मॉलिक्यूल बना रहा था इन तो अब वहाँ पे 1 किलो फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोसाइक्लिक बनेगा। जब रुबिस्को हमारा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन CO2 के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, और फोस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। और इस प्रोसेस को नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन यूज हो रहा है और रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा है। तो जो RUBP है हमारा राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन शुगर, उसके साथ एक CO2 नहीं मिला, यानी कि 6 कार्बन अब नहीं हो पाएंगे, अब सिर्फ 5 कार्बन हो पाएंगे। तो एक तो फोस्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया, 3 कार्बन उसमें चले गए, और एक हमारा फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनेगा जिसमें 2 कार्बन है। तो ऐसे हमारा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगा जब ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन को भी वो एक्सीड करेगा। तो ये था हमारा कब रुबिस्को हमारा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाई डज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज एट हायर टेम्परेचर्स? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस हायर टेम्परेचर्स पे फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज क्यों हो जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो इंजाइम्स हैं
एंजाइम्स हैं वो डीनेचर होने लगती हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे जो प्रोटीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट होने लगता है, और वो डीनेचर जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, तो डीनेचर हो जाती हैं एंजाइम्स। और अगर एंजाइम्स ही काम नहीं करेंगी तो फोटोसिंथेसिस को करवाएगा कौन? तो एंजाइम्स नेचर नहीं होनी चाहिए। तो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स की वजह से जो हायर टेम्परेचर है उस पे हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन से बनी होती हैं और हायर टेम्परेचर पे प्रोटीन्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। यानी कि जो रिएक्शंस हैं वो अच्छे से कैटलाइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एंजाइम्स का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, वो डीनेचर हो चुकी हैं। इसीलिए जो हायर टेम्परेचर्स हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कम हो जाता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। तो हमने सीखा कि डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स के वजह से जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो हायर टेम्परेचर्स पे कम हो जाएगा। फिर हम आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एटीपी सिंथेसिस इज अ केमियोस्मोटिक फेनोमेनन। अब हमसे पूछ रहा है कि लाइट रिएक्शन के दौरान और एच बना है, फिर सिंथेटिक फेनोमेनन में ऑस्मोसिस होता क्या है? तो केमियोस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ सेमी परमिएबल membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration। ठीक है, केमियोस्मोसिस हो गया, हमारा आयंस जो है वो मूव कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस कहाँ कर रहे हैं? अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। केमियोस्मोसिस का डेफिनेशन तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन है वहां उसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है ऑन द इनर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और फोटोलिसिस के वजह से हमारे पास प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं हमारे। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू फोटो सिस्टम्स, तो फोटो सिस्टम्स के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और रिडक्शन ऑफ एनएडीपी बाय एनएडीपी रिडक्टेज, तो इससे हमारे हाइड्रोजन आयन जो है वो स्ट्रोमा से रिमूव होते हैं। ठीक है, और स्ट्रोमा से रिमूव होते हैं ये, और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द ल्यूमेन। तो स्ट्रोमा से रिमूव हुए प्रोटॉन्स और कहाँ चले गए? ल्यूमेन में चले गए। तो इनका कंसंट्रेशन जो है वो ल्यूमेन में बढ़ गया और स्ट्रोमा में जो है डिक्रीज हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ H+ पूरे ल्यूमेन में जो है एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब क्या होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, ल्यूमेन में H+ बढ़ गया, और हमारा जो बाहर है स्ट्रोमा है उसमें H+ जो है वो कम हो गया। अब क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस होगा बाय द ब्रेकडाउन ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी कि अंदर प्रोटॉन ज्यादा है बाहर कम है, और इस ग्रेडियंट को हम ब्रेक करेंगे और प्रोटॉन्स को ल्यूमन से स्ट्रोमा में भेजेंगे थ्रू एटीपीएज। तो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो है उससे पास होके हमारे प्रोटॉन्स जो है वो ल्यूमन से कहाँ जाएंगे? स्ट्रोमा में जाएंगे। और इस पैसेज के वजह से, यानी इस मूवमेंट के वजह से जो हमारा एटीपी सिंथेस है वो एटीपी सिंथेसाइज कर लेगा। तो एटीपी सिंथेसिस कैसे हुआ? तो मूवमेंट ऑफ आयंस के वजह से हुआ अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। और इस मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स के वजह से हमारा क्या सिंथेसाइज हो गया? तो एटीपी सिंथेसाइज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो एटीपी सिंथेसिस है वो केमियोस्मोटिक फेनोमेनन है। केमियोस्मोसिस की हमने डेफिनेशन देख ली, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये केमियोस्मोटिक फेनोमेनन है। फिर हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट हाउ मेल्विन कैल्विन worked out the complete biosynthetic pathway for synthesis of sugar। ठीक है, तो कैल्विन साइकिल हमें पता है, तो कैल्विन साइकिल मेल्विन कैल्विन के नाम पे है। तो मेल्विन कैल्विन ने क्या किया? उन्होंने
क्लोरेला को यूज किया एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एंड डिस्कवर्ड द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कैल्विन साइकिल इज C3 साइकिल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा। तो 3-phosphoglyceric acid, so as to trace the path of carbon by using a radioactive isotope of carbon and ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक। तो इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन और ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक को यूज किया और इन्होंने ये पता किया कि क्लोरेला में जब होता है फोटोसिंथेसिस तो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। तो यहाँ से हमारा C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल जो है वो डिस्कवर हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, ही कंपेयर्ड द रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स ऑन द क्रोमेटोग्राम एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही फाउंड एंड कंक्लूडेड that phosphoglyceric acid first stable product of photosynthesis है। और बाद में बाकी शुगर्स आते हैं जैसे हमारा हेक्सोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस। तो उन्होंने क्या किया, डिराइव किया पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन फ्रॉम दीज रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स शुगर्स दैट वर फॉर्म। तो क्लोरेला ने उन्होंने क्लोरेला को पूरा ऑब्जर्व किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज कर लिया, ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक यूज कर ली ताकि उन्हें ये पता चल सके कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है। तो इन्होंने पता किया कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है और बाकी प्रोडक्ट्स आते हैं बाद में, हेक्सोसिस, टेट्रोसिस और बाकी सारे हमारे जो भी शुगर्स हैं। तो यहाँ से इन्होंने जो है कैल्विन साइकिल को फाइंड किया कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट तो ये है और धीरे धीरे जो हमारा धीरे धीरे उन्होंने फुल साइकिल। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो हमें एक्सप्लेन करना है। तो कैल्विन साइकिल जो है उसको 6 बार होना पड़ेगा ताकि हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस हो पाए। तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो हमें पता है कि जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है वो हमारा C3 साइकिल का पहला एक्सेप्टर होगा जो CO2 को एक्सेप्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। ठीक है, इतना हमें पता है। फिर क्या होता है, 3 ATP और 2 NADPH यूज होते हैं टू फिक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पर साइकिल ऑफ कैल्विन। तो ये हमने एक MCQ में किया था कि 3 ATP और 2 NADPH चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो 6 मॉलिक्यूल्स को 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज के लिए से 6 साइकिल्स चाहिए। कैसे, तो हमारे पास ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो हमारे पास ग्लूकोज होता है C6H12O6। CO2 में कितने कार्बन है, 1, यानी कि 1 CO2 जब फिक्स होगा तो हमें कितने CO2 चाहिए ताकि हम यहाँ पे C6 ला सके। तो यहाँ पे 6 CO2 होने चाहिए, यानी 6 CO2 को हमें फिक्स करना पड़ेगा। यानी इस साइकिल के हमारा 6 राउंड्स लगेंगे। 6 CO2 से हमारा बनेगा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और कितने ATP लगेंगे, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है, 18 ATP और 12 NADPH लगेंगे। तो हमारे पास 6 CO2 हम यूज करेंगे तब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। 18 ATP जब हम यूज करेंगे तो 18 ADP बनेगा और 12 NADPH जब हम यूज करेंगे तो 12 NADP बनेगा। यानी कि हमने देखा कि 6 बार ये साइकिल जब रन होगी तब जाके हमारा जो है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन पाएगा। तो इसीलिए 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल लगेगी टू जनरेट 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फ्लो चार्ट फॉर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ऑफ द फोटोसिस्टम 1। तो इन्होंने दे दिया कि फोटोसिस्टम 1 है, इसका चार्ट दिया है, आप उसको कंप्लीट करिए।
तो सबसे पहले फोटो सिस्टम वन में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो कौन सी वेवलेंथ पे एक्साइट होता है, तो 700। तो P700 जो है होता है हमारा फोटो सिस्टम वन में। फिर जो फोटो सिस्टम वन है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स, जब हमारे पास सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे लाइट होगा। जब लाइट फॉल्स ऑन फोटो सिस्टम वन, जो कि एक्साइट होता है हमारा 700 नैनोमीटर के रेडिएशन से, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को चले जाते हैं, यानी कि वो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स से फ्लो करते हैं और फाइनली हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है फोटो सिस्टम वन के बाद फोटो सिस्टम टू के पास जाते हैं, और ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है लास्ट में जाके फेरेडॉक्सिन के पास जाते हैं। ये भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट की कैसे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है हमारा फोटो सिस्टम वन में। तो ऐसे ही फोटो सिस्टम टू का भी वो आपको दे सकते हैं कि फोटो सिस्टम टू को आपको फिल करना है, तो आपको सारे याद होने चाहिए फोटो सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो भी हैं, हमें उनके नाम याद होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इन व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स यू कम अक्रॉस Cran's anatomy, to which conditions are those plants better adapted, how do these plants better adapted than the plants which lack this anatomy। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि क्रांस एनाटमी मिलती क्या कहाँ पे है, और जिसमें क्रांस एनाटमी है वो कौन से कंडीशंस में अच्छे से अडेप्ट होंगे, और जिसमें नहीं है उससे कैसे बेटर होंगे। 3 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले C4 प्लांट्स में हमें मिलती है क्रांस एनाटमी। क्रांस एनाटमी होती क्या है, जो क्रांस एनाटमी है वो डायमॉर्फिज्म इन द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है, यानी क्लोरोप्लास्ट 2 तरह का होगा इन C4 प्लांट्स में। तो जो सेल्स होंगे उसमें डिपेंड करेगा कि कौन सा क्लोरोप्लास्ट है। तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा हमारा, जो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है वो मेसोफिल सेल्स में होगा। तो आप GM से याद रख सकते हैं, गुड मॉर्निंग जो हम कहते हैं। तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट वो मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में होगा, और जो क्लोरोप्लास्ट है ग्रेनल में, उसमें ग्राना अच्छे से डेवलप होगा और ये इफेक्टिवली फिक्स कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इवन इफ इट इज प्रेजेंट इन लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, और क्योंकि ये मेसोफिल सेल्स में है तो यहाँ पे हमारा PEP कार्बोक्सिलेज CO2 के साथ मिलके ऑक्सैलो एसीटेट बना लेगा। ये तो C4 साइकिल का बेसिक है। तो हमने क्रांस एनाटॉमी देखा कि एक तो ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दूसरे एक ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये बंडल शीट सेल्स होते हैं। तो बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट, और जो ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट है वो हमारे मेसोफिल सेल्स में। तो ठीक है, अब इन एक ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट में कौन सी साइकिल होती है, तो C3 साइकिल होती है। C4 और C3 साइकिल दोनों हो रही है C4 प्लांट्स में। C4 साइकिल हो रही है मेसोफिल सेल्स में, C3 हो रही है बंडल शीट सेल्स में। अब क्या है, तो हमने देख लिया अरेंजमेंट कैसा है, अब इनका अडेप्टेशन क्या है। तो जो प्लांट्स हैं जिनमें क्रांस एनाटॉमी नहीं होती है वो ससेप्टेबल होते हैं, यानी उनमें फोटो रेस्पिरेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है बढ़ गई तो मेसोफिल सेल्स में जहां जहां हमारा C4 साइकिल होता है वहां हमारा फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। पता है कि अगर फोटो रेस्पिरेशन होगा तो हमारा ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, तो हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जो क्रांस एनाटॉमी है उसमें रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रुबिस्को बंडल शीट सेल्स में जहाँ C3 साइकिल हो रही है वहां प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो बंडल शीट सेल्स हैं उनके पास थिक वॉल्स हैं। सो यहाँ पे हमारा फोटो रेस्पिरेशन के लिए अगर गैसेस एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन कैसे होगा जब तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। तो क्योंकि
क्रैन्स एनाटॉमी वाले प्लांट्स में रूबिस्को बंडल शीथ सेल्स में है जिनके पास थिक वॉल्स है। तो हमारा रूबिस्को जो है ऑक्सीजन जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 जो है C4 प्लांट्स में, वो कौन है? फोस्फोइनॉल पायरुवेट, और ये मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन जो है बंडल शीथ सेल्स में वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो फोस्फोइनॉल पायरुवेट है वो मेसोफिल सेल्स में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 की तरह एक्ट करता है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो कम रहता है, कहाँ? बंडल शीथ सेल्स में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हमारे। इन अ वे, ग्रीन प्लांट्स एंड cyanobacteria have synthesized all the food on earth, comment। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरह से आप देखें तो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ने इस अर्थ पे सारा का सारा फूड सिंथेसिस किया है। कैसे? तो सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, और ये लाइट एनर्जी को यूज करते हैं टू सिंथेसाइज फूड, जो कि हमारा ग्लूकोज है। बाकी जो भी एनिमल्स ऑन दिस अर्थ हैं, विच इंक्लूड्स हमारा ह्यूमन बींग्स और बाकी सारे एनिमल्स, तो हम किस पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए? तो या तो हम हर्बीवोर्स होते हैं, या तो हमारे हमारे जो भी ओमनीवोर्स होते हैं, तो हम या तो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। और ये एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं? तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें, हर्बीवोर्स डिपेंड ऑन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, जबकि कार्निवोर्स फीड ऑन हर्बीवोर्स, जो और वो हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं ऑन ग्रीन प्लांट्स। एनिमल्स जो है वो खुद से तो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते बाय यूजिंग सनलाइट। एनिमल्स को तो या तो प्लांट्स पर डिपेंड करना है या अदर एनिमल्स पर डिपेंड करना है। तो इनडायरेक्टली हम सब ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया पे डिपेंडेंट हैं। तो सारा फूड ऑन अर्थ इनडायरेक्टली किसने सिंथेसाइज किया है? तो ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। इतना ही हमें समझना था कि इनडायरेक्टली सारा फूड तो कहाँ से आ रहा है? तो हमारा ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया से आ रहा है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। Tomatoes, carrots and chilies are red in color due to the presence of one pigment। उस पिगमेंट का नाम बताओ और क्या वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो टोमेटोज, कैरेट्स एंड चिलीज रेड क्यों होते हैं? तो ये बीटा कैरोटीन की वजह से हमारे पास रेड होते हैं। तो बीटा कैरोटीन की वजह से टोमेटोज, कैरेट्स और चिलीज जो हैं वो रेड होते हैं। उसके बाद इसका नाम बता दिया, क्या ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है? तो ये एक एक्सेसरी, हमने देखा था ज़ैंथोफिल्स कैरोटेनॉइड्स, तो ये एक कैरोटेनॉइड है जो कि एक एक्सेसरी पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और एक्सेसरी होने की वजह से ये पार्ट ऑफ द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये ट्रांसमिट करता है लाइट एनर्जी टू अदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स फ्रॉम द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि एक्सेसरी पिगमेंट्स हमारे डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वैसा ही हमारा बीटा कैरोटीन जो है वो भी एक एक्सेसरी पिगमेंट है और डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। तो ये भी एक तरह से हमारा एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया। तो ये हुआ हमारा कि क्या है पिगमेंट का नाम, तो बीटा कैरोटीन। और क्या ये फोटोसिंथेटिक है? तो हाँ, ये फोटोसिंथेटिक है। ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Why do we believe chloroplast and mitochondria to be semi-autonomous? तो हमने ये बहुत पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है उनके पास खुद का डीएनए होता है, और राइबोसोम्स भी होते हैं, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। तो डीएनए के वजह से इनके पास
एबिलिटी होती है कि ये डुप्लीकेट कर सके जब सेल को ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट चाहिए। तो क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स हैं, तो ये खुद को अपने आप कंट्रोल करके डुप्लीकेट कर सकते हैं और मतलब अपने आप अपना नंबर्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी चल रहे हैं हमारे पास। तो इसके वजह से हम इन्हें खुद की ऑटोनॉमी, सेमी ऑटोनॉमस यानी कि खुद की ऑटोनॉमी से ये अपना काम कर रहे हैं। तो इन्हें इसीलिए हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो हमें दिख रहा है दो टाइप ऑफ सेल्स दे रखे हैं, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स। हमने अभी अभी देखा कि ये क्रांस एनाटॉमी का पार्ट है। तो विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ सेल्स। तो हमने पढ़ा क्रांस एनाटॉमी तो भाई C4 प्लांट्स में दिखती है, तो C4 प्लांट्स हो गया इसका आंसर। तो डायग्राम जो है क्रांस एनाटॉमी का है, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स। आप एग्जांपल्स भी देख लीजिए, मेज एंड सॉर्गम है जो है C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल है। फिर विच इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। तो हमने इस चैप्टर का पूरा बेसिस है C4 और C3। C4 क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा 4 कार्बन कंपाउंड जो है फर्स्ट प्रोडक्ट रहता है C4 साइकिल का। तो हमारे पास C4 साइकिल जो है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, तो ऑक्सैलो एसीटेट। तो पीपी जो है वो CO2 से मिलके फोस्फोइनॉल पायरुवेट CO2 के साथ मिलके ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है जिसके वजह से हम इसे C4 साइकिल बोलते हैं, वो बनाता है। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल, जो कि है ऑक्सैलो एसीटेट। फिर विच एंजाइम इज देयर इन बंडल शीट सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स। तो हमने इतने बार देखा कि मेसोफिल सेल्स में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है और मेसोफिल सेल्स में आप देख सकते हैं कि हमारा C4 एसिड जो है वो हो रहा है। तो बंडल शीट सेल्स में कौन सी एंजाइम होगी, तो पीपी कार्बोक्सिलेज होगी बंडल शीट सेल्स में, ताकि ऑक्सैलो एसीटेट हमारा बन सके बाय कंबाइनिंग CO2 प्लस फोस्फोइनॉल पायरुवेट। जबकि मेसोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम होगा, RUBP हमारा रुबिस्को जो है वो होगा। और इससे क्या बनेगा हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फो विद RUBP। तो बंडल शीट सेल्स में हमारा PAP कार्बोक्सिलेज होगा और मेसोफिल सेल्स में हमारा रुबिस्को होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अ साइक्लिक प्रोसेस इज अकरिंग इन अ C3 plant which is light dependent and needs oxygen. This process does not produce energy, rather it consumes energy. Can you name it? तो हमें पता है कि अगर सी प्लांट्स को ज्यादा ऑक्सीजन दे दो तो क्या होने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगी। एक मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। तो नेम तो हमने कर दिया फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, पहला तो हमारा हो गया। क्या ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, नहीं, ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। ये तो भाई क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है तो हो रही है। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है एक वेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि ये एनर्जी को कंज्यूम कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है। और क्यों होता है, तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को के वजह से, और इट इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो हमें क्या क्या पता चला कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को के वजह से हो रही है। ये वेस्ट प्रोसेस है, ये इसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है। तो ये बिल्कुल ही वेस्ट प्रोसेस है और ये बिल्कुल इसेंशियल नहीं है। किसके लिए, तो हमारे सर्वाइवल के लिए। और इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन जो है वो हमारा एक तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा, एक हमारा फोस्फोग्लाइकोलेट या फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड होगा और साथ में हमारा CO2 होगा।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि आरयूबीपी के साथ O2 ने एक्ट किया, एटीपी और एनएडीपीएच को भी यूज कर लिया, जो कि हमारा एनर्जी वेस्ट हो गया, और बना क्या, फोस्फोग्लाइकोलेट, फोस्फोग्लिसरेट प्लस CO2। तो यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, जबकि रिलीज होना क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जो रिएक्शन कैटलाइज होता है रुबिस्को से, वहां पे ये ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करता है, जिसके वजह से हमारे पास फोस्फोग्लाइकोलेट, फोस्फोग्लिसरेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि वेयर डज इट अकर। तो हमारे पास ये कहाँ होती है फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस, तो ये हमारे पास C3 प्लांट्स में होगी। तो हमने देखा, कैन यू नेम द गिवन प्रोसेस, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, एंड प्रोडक्ट्स देख लिया हमने, फोस्फोग्लिसरेट, फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्सीजन। और कहाँ होती है, तो हमारा C3 प्लांट्स में होती है, जहाँ पे रुबिस्को जो है अपना ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाता है। तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम बाकी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।